नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रेप यात्रा विद केडी। दोस्तों, अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हैवी क्लैशेस हुए, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर पे तनाव है। पर सवाल ये है कि कंट्रीज बार-बार आपस में टकराते क्यों हैं और क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पर पड़ता है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का जो मेजर इंसिडेंट रहा वो एक पाक टिक्का करके प्रोविंस है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। पाक टिक्का प्रोविंस पे पाकिस्तान ने 17 और 18 अक्टूबर के दरमियान एयर स्ट्राइक्स करी। इसमें कई सारे सिविलियंस मारे गए, उनमें से 3 अफगान क्रिकेटर्स भी मारे गए। दोस्तों, पाक टिक्का प्रोविंस के उरुगुन डिस्ट्रिक्ट में ये 3 क्रिकेटर्स एक क्रिकेट मैच खेल करके लौट रहे थे, तभी एयर स्ट्राइक हुआ और उस एयर स्ट्राइक में इन तीनों क्रिकेटर्स की जान चली गई। और अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने तुरंत इस इंसिडेंट को कंडेम किया और अपनी नेशनल टीम का विड्रॉल अनाउंस किया। नवंबर में जो होने वाली है ट्राई सीरीज, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में एक ट्राई सीरीज होने वाली थी, जिससे विड्रॉ कर लिया है अफगानिस्तान ने। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी, आईसीसी ने भी क्रिकेटर्स के ऊपर इस अटैक को कंडेम किया है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक ये मेजर इवेंट था, एक मेजर इंसिडेंट था जिसको दुनिया भर के न्यूज आउटलेट्स ने कवर किया। बट ये एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है। इस पूरे अक्टूबर के मंथ में कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ा। तो अब हम उस क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि अक्टूबर में इंसिडेंट्स स्टार्ट कहां से हुए। अक्टूबर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर टेंशन अपने पीक पर पहुंच गए। पूरा टाइमलाइन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, 9 अक्टूबर को क्या हुआ, पाकिस्तान ने लॉन्च किया एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन स्ट्राइक्स अफगानिस्तान के अंदर कई अलग अलग एरियाज में, जैसे कि काबुल में, जलालाबाद में, खोस्त में और पाक प्रोविंस में। और बेसिकली इन्होंने टारगेट किया टीटीपी के हेडआउट्स को। टीटीपी क्या है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको तालिबान ने अपनी सॉवरेनिटी पे हमला बताया और इसको कंडेम किया। इसके बाद 11-12 अक्टूबर को फिर से हैवी बॉर्डर क्लैशेस हुए डूरन लाइन के अक्रॉस। डूरन लाइन क्या है? जो बॉर्डर लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हैवी आर्टिलरी और ड्रोन्स का यूज हुआ, दर्जनों लोग मारे गए और कई घायल भी हुए। इसके बाद 12 अक्टूबर को पाकिस्तान ने मेजर क्रॉसिंग जो है चमान, तुर्काम, इनको बॉर्डर क्रॉसिंग्स को क्लोज कर दिया। इससे ट्रेड और पीपल मूवमेंट दोनों पर असर पड़ा। इसके बाद 14 से 15 अक्टूबर में फिर से फायरिंग हुई, दर्जनों लोग मारे गए। और डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ने के बाद दोनों देशों ने 15 अक्टूबर को एक टेम्परेरी सीज फायर अनाउंस किया 48 आवर्स। और ये एक छोटी सी सीज फायर विंडो थी जिसमें फाइटिंग टेम्परेरी रुक गई। और इस डील को ब्रोकर किया कतर ने, मीडिएट करके ये एक टेम्परेरी सीज फायर करवाया दोहा में। और ये ट्रूस पीरियड चल ही रहा था किसी बीच। दोस्तों, ये पाक टिक्का प्रोविंस वाला जो इंसिडेंट हुआ, इसके बाद कतर के दोहा में ऑफिशियल पीस टॉक शुरू हुए, जिसमें कतर और तुर्की ने मिलकर दोनों साइड्स को एक टेबल पर लेकर के आए। और टॉक्स का फोकस था लॉन्ग टर्म पीस और क्रॉस बॉर्डर मॉनिटरिंग सिस्टम एक बनाया जाए। 20 अक्टूबर को फाइनली एक फॉर्मल सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ दो देशों के बीच में। दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। और 25 अक्टूबर को एक फॉलोअप मीटिंग होगी इस्तांबुल में, तुर्की में। इस बीच में 20 अक्टूबर को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पीस रहेगी या नहीं रहेगी, ये डिपेंड करता है कि टीटीपी के अटैक्स कम होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये जो सीज फायर हुआ है, दिस सीज फायर इज स्टिल वेरी फ्रेजाइल। देखना होगा ये कब तक टिकता है। रूट कॉज की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट का असली मुद्दा वही पुराना है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान टीटीपी जैसे ग्रुप्स को सेफ हेवन देता है, जबकि अफगानिस्तान इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है और उल्टा पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर वायोलेशंस का आरोप लगाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये जो बॉर्डर लाइन है इसको बोलते हैं डूरन लाइन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर लाइन है इसको डूरन लाइन बोलते हैं। 2640 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। 1883 में स्टैब्लिश किया गया था बाय ब्रिटिशर्स, बट अफगानिस्तान हैज नेवर एक्सेप्टेड द डूरन लाइन एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ये एक बड़ा इशू है। तालिबान, अफगानिस्तान में जो तालिबान है और अदर मिलिटेंट ग्रुप्स भी, खास करके टीटीपी, ये दोनों ही डूरन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं फाटा की। दोस्तों, ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स आप देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनको ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स बोला जाता है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो पश्तून पॉपुलेशन है। 99% लोग पश्तून लैंग्वेज बोलते हैं। और ये पूरा ट्राइबल बेल्ट है। लिटरेसी रेट ओनली 33% है, बहुत ही अंडर डेवलप्ड। और 2018 तक इसको फाटा बोला जाता था, मतलब कि फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज। ऑल्दो ये पाकिस्तान की बाउंड्री में आते हैं, बट ये लोग खुद को पाकिस्तान का पार्ट नहीं मानते थे। फाटा का अपना एक स्पेशल स्टेटस हुआ करता था आर्टिकल 247 के अंडर, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर पाकिस्तान के लॉस सीधे अप्लाई नहीं होते थे। इस रीजन को ब्रिटिश टाइम के एक पुराने कानून, जिसको बोला जाता था फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, उसके तहत चलाया जाता था। बेसिकली एक बफर जोन हुआ करता था बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। लेकिन 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो ये फाटा जो रीजन था, ये मिलिटेंट्स के लिए एक सेफ हेवन बन गया। टीटीपी, अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क जैसे ग्रुप्स ने यहाँ पर अपना बेस बना लिया। अब सवाल यह है कि क्या फाटा अभी भी एग्जिस्ट करता है? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, 2018 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और इन फाटा रीजन को कंप्लीटली खैबर पख्तूनवा जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसमें मर्ज कर दिया।
इस तरीके से फाटा एबॉलिश हो गया और अभी इन डिस्ट्रिक्ट्स को बोला जाता है मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनवा। लेकिन स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। आज भी कई टीटीपी फाइटर्स और लोकल ट्राइब्स इस मर्जर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी ट्राइबल ऑटोनॉमी और पश्तून ट्रेडिशंस खत्म हो गए और इसी वजह से टीटीपी का एक मेजर डिमांड है कि फाटा का पुराना स्टेटस वापस लाओ, यानी उन्हें अपना पुराना आजाद इलाका चाहिए। अगर शॉर्ट में बोले तो फाटा एक टाइम पाकिस्तान के अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक स्पेशल ट्राइबल एरिया था। 2018 में खैबर पख्तूनवा के साथ में मर्ज कर दिया गया, लेकिन अब भी ये रीजन मिलिटेंसी और टीटीपी इन्फ्लुएंस का सेंटर बना हुआ है। दोस्तों, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ में टीटीपी है, तो अब टीटीपी की स्टोरी समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, टीटीपी इस तहरीके तालिबान पाकिस्तान, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में जो तालिबान है उसको बोलते हैं अफगान तालिबान, लेकिन ये पाकिस्तान तालिबान है बेसिकली। दोस्तों, 2001 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो एक नया चैप्टर लिखा गया। यूएस इन्वेजन के बाद जो बहुत सारे मिलिटेंट्स थे अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में आ गए। तो पाकिस्तान आर्मी ने इन्हें निकालने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया। फाटा यानी ये वाला एरिया जहां पे ये सब मिलिटेंट्स वापस भाग करके आए थे, फाटा जो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे थी, वहां के लोगों ने इस मिलिट्री एक्शन को अपनी ऑटोनॉमी पे अटैक समझा। उन्हें लगा इस्लामाबाद उनके इलाके पे कब्जा करना चाहता है और यहीं से शुरू हुआ रेजिस्टेंस और ट्राइबल रिबेलियन। दोस्तों, 2007 में इसी बैकड्रॉप में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था तहरीके तालिबान पाकिस्तान। 2007 में इसके लीडर थे बैतुल्ला महसूद। ये एक अम्ब्रेला ग्रुप था, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे 12 अलग अलग मिलिटेंट फैक्शंस को मिला करके ये ग्रुप बना और आइडियोलॉजिकली ये ग्रुप अफगान तालिबान के जैसा ही था। दोनों का मकसद वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ जिहाद करना था, लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क था। अफगान तालिबान का फोकस अफगानिस्तान में नाटो फोर्सेस पे था, लेकिन टीटीपी का फोकस था पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामिक शरिया रूल स्टैब्लिश करना। और इस पूरे मूवमेंट में अलकायदा का बड़ा हाथ था। इन्होंने टीटीपी के फाइटर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी और 2008 में पाकिस्तान आर्मी पे अटैक्स टीटीपी ने स्टार्ट किए। तो उस समय जो अफगान तालिबान के लीडर थे मुल्ला उमर, उन्होंने टीटीपी को रोकने की भी कोशिश की और 2009 तक आते आते ये टीटीपी एक बहुत बड़ा इंसर्जेंट ग्रुप बन करके उभरा। अब टीटीपी दोनों गेम खेल रहा था। एक तो पाकिस्तान पे तो अटैक्स कर ही रहा था, बट अफगानिस्तान में भी अफगान तालिबान के साथ मिलकर के यूएस के अगेंस्ट भी लड़ रहा था। इसलिए 2009 में आता है एक टर्निंग पॉइंट। 2009 में क्या होता है, यूएस का एक ड्रोन स्ट्राइक में बैतुल्ला महसूद की मौत हो जाती है। इसके बाद टीटीपी की लीडरशिप आ जाती है हकीमुल्ला महसूद के हाथ में और ये ओपनली यूएस को धमकाना स्टार्ट कर देता है। 2013 में एक और ड्रोन स्ट्राइक होती है जिसमें हकीमुल्ला महसूद भी मारा जाता है और अब टीटीपी में आ जाती है एक लीडरशिप क्राइसिस। तो ये टीटीपी कुछ फैक्शंस में डिवाइड हो जाती है। कुछ फैक्शन फाटा में अपना बेस बनाते हैं, कुछ फैक्शंस अफगानिस्तान के कुछ प्रोविंस में चले जाते हैं, वहां पे अपना बेस बना लेते हैं। और 2014 में ये लोग फिर से कंबाइन होते हैं, कुछ अपने फाइटर्स को और इकट्ठा करते हैं। कुछ उज्बेक फाइटर्स के साथ मिलकर के टीटीपी ने कराची एयरपोर्ट पे 2014 में एक बड़ा हमला किया और इसके कुछ ही महीने बाद एक ऐसा अटैक किया जो पूरे पाकिस्तान को हिला गया। वो था आर्मी स्कूल पेशावर पे अटैक 2014 का, जिसमें 149 बच्चे मारे गए, शहीद हो गए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक टेरर अटैक था। और इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने लॉन्च किया एक ऑपरेशन जरबे अजब और वजीरिस्तान के अंदर टीटीपी के कैंप्स को उखाड़ दिया गया और इनके फाइटर्स अफगानिस्तान भाग गए। दोस्तों, यहाँ पे आयरनी ये हुई कि 2021 में जब तालिबान ने काबुल को कैप्चर किया तो इन्होंने टीटीपी के एक कमांडर था ओमार खोरासानी, जिसने ये पूरे आर्मी स्कूल पेशावर अटैक का जो मास्टरमाइंड था, इसको तालिबान ने मार दिया। ये कह के मार दिया कि इसने जो किया ये अन इस्लामिक था। और अब इसके बाद टीटीपी की जो लीडरशिप आई वो आई मुफ्ती नूर वली महसूद के हाथों में, जो अभी इस टीटीपी को लीड करता है और पाक्टिका प्रोविंस में अपना बेस बना रखा है। अब तालिबान के काबुल टेक ओवर के बाद में अफगानिस्तान की जेल से 2300 से ज्यादा टीटीपी मिलिटेंट्स को रिलीज किया गया, जिससे उनकी ताकत दोबारा से बढ़ गई है। और नवंबर 2021 में पाकिस्तान और टीटीपी के बीच में एक शॉर्ट सीज फायर हुआ था, लेकिन ये पीस ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और 2022 के एंड तक आते आते ये पीस टॉक्स फिर से फेल हो गई। जनवरी 2023 में एक और बड़ा हमला किया टीटीपी ने, पेशावर की मस्जिद पे हमला किया जिसमें 84 लोग मारे गए। दोस्तों, यूएन की एक रिपोर्ट मुताबिक टीटीपी के पास आज 4000 से 6000 फाइटर्स हैं, जो मेनली अफगानिस्तान के ईस्टर्न प्रोविंसेस में एक्टिव है। और इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड कहां पे वो हम देखते हैं। अफगानिस्तान का जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं ये बेसिकली जो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो प्रोविंसेस हैं, पाक्टिका, खोस्ट, लोगार, कुनार, इन सभी में टीटीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। और टीटीपी की बेसिक डिमांड्स क्या है? बेसिक डिमांड्स है कि जो पाकिस्तान आर्मी ट्राइबल एरिया को ऑक्यूपाई कर रखी है वहां से पूरी तरह से विड्रॉ करे, उनके फाइटर्स का सेफ रिटर्न हो फाटा में, वहां ऑटोनॉमी मिले और उनके प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए। जबकि पाकिस्तान चाहता है कि टीटीपी अपने मिलिटेंट विंग को खत्म करे और वायलेंस को खत्म करे। लेकिन तालिबान जो अब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट में है, वो टीटीपी के खिलाफ डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि टीटीपी और अफगान तालिबान दोनों डूरन लाइन को बॉर्डर नहीं मानते। तो यहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटी है और अपने आप को एक ही इस्लामिक मूवमेंट का हिस्सा समझते हैं।
तो टीटीपी का जो बेसिक डिमांड है वो क्या है? फाटा का जो ओल्ड इंडिपेंडेंट स्टेटस है उसको रिस्टोर किया जाए। दोस्तों लेकिन ये जो कहानी टीटीपी की है, इसके पहले हमको और जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर पिक्चर। और पूरी कहानी समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके के मिलिटेंट ग्रुप्स कैसे जन्मे, पनपे कैसे, और तालिबान की कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो दोस्तों चलते हैं 1979 में। ये साल था 1979। कोल्ड वॉर अपने शिखर पर थी, दुनिया दो कैंप्स में बट चुकी थी, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत यूनियन। अब इसी दौरान सोवियत टैंक्स अफगानिस्तान की जमीन पर घुस गए। उनका मकसद क्या था? अपने कम्युनिस्ट दोस्त यानी कि पीडीपीए, पीडीपीए मतलब कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, उसकी सरकार को बचाना। उस टाइम पे अफगानिस्तान में पीडीपीए की गवर्नमेंट थी जो कि एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और जो अपने ही लोगों के खिलाफ जंग हार रही थी। तो उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बचाने के लिए सोवियत यूनियन की आर्मी जो है इन्वेड करती है अफगानिस्तान को। लेकिन जो सोवियत यूनियन ने सोचा था कि एक बहुत आसान मिशन होगा, वो बन गया एक आग का दरिया। अफगानिस्तान एक बैटल फील्ड बन गया जहां सोवियत सेना और लोकल मुजाहिदीन फाइटर्स आमने सामने आ गए। इन मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट कौन कर रहा था? पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरेबिया। ये फुल सपोर्ट कर रहे थे, हथियार, पैसा, ट्रेनिंग सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे। और इस तरीके से मुजाहिदीन ये सोवियत यूनियन से टक्कर ले रहे थे और इस तरीके से एक प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट हो गया जो कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक चैप्टर माना जाता है। दोस्तों ये जंग चली 10 साल तक और 1989 में आखिरकार सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। लेकिन इस 10 साल की जंग में सोवियत यूनियन के 15,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और लाखों की संख्या में इनोसेंट सिविलियंस की जान गई। दोस्तों सोवियत यूनियन तो अफगानिस्तान से चला गया लेकिन अपने पीछे छोड़ गया बर्बादी, एनार्की और एक ऐसा पावर वैक्यूम जहां से कहानी शुरू होती है तालिबान की। तो दोस्तों तालिबान की कहानी समझते हैं कि उनके राइज, फॉल और रिटर्न की कहानी क्या है आखिर। दोस्तों 1989 में जब सोवियत फोर्सेस वापस गई तो अफगानिस्तान में एक तबाही और वार लॉर्ड्स का जंगल छोड़ के गई। हर एरिया में एक अलग कमांडर हुआ करता था, करप्शन, किडनैपिंग, लूट मार एकदम आम बात बन गई। इसी दौरान 1994 में अफगानिस्तान के कांधार प्रोविंस से एक नई ताकत उभरती है जिसको बोलते हैं तालिबान। ये लोग अपने आप को तालिब कहते थे। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स किस चीज के? जो देवबंदी स्टाइल के मदरसे हुआ करते थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उन मदरसों में जो स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे वो अपने आप को तालिब कहते थे। तालिब एक पश्तो लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, और इन्हीं तालिब से आगे चल करके बने तालिबान। इन मदरसों को 1980s के पीरियड के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के अलायंस ने बहुत मजबूत बनाया था। और जब सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन फाइटर्स लड़ रहे थे तो उनको ट्रेनिंग भी ये मदरसे ही प्रोवाइड करते थे। और जब तालिबान उभर करके आया तो तालिबान ने वादा किया कि जो एनार्की, जो जो जिस तरीके का वार लॉर्ड्स का जंगल फैला हुआ है, हम इसको खत्म करेंगे। और तालिबान का लीडर उस समय हुआ करता था मुल्ला मोहम्मद उमर, जिन्होंने कुरान के कानून पर चलने वाली एक सरकार बनाने का सपना देखा। लेकिन तालिबान की जो सोच थी उसकी जड़ें और भी गहरी थी। दोस्तों उनका कोर आइडियोलॉजी तो देवबंदी इस्लाम से निकला। इसका ओरिजिन इंडिया के दारुल उलूम देवबंद से था। लेकिन 1980s के दौरान जब सोवियत अफगान वॉर चल रहा था तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के मदरसों को फाइनेंशियल एड दी, सऊदी अरेबिया ने, और उन मदरसों में वहाबी आइडियोलॉजी का प्रभाव बढ़ने लगा। तो दोस्तों वहाबी आइडियोलॉजी और देवबंदी आइडियोलॉजी को मिला करके एक हाइब्रिड फॉर्म बनी। इस हाइब्रिड आइडियोलॉजी से जन्मा तालिबानी सोच। तालिबान की सोच इस हाइब्रिड आइडियोलॉजी का नाम है, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट, लिटरलिस्ट और एंटी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम रखती है। ऐसी सोच के साथ आया तालिबान और 1996 में इन्होंने काबुल पे कब्जा कर लिया और बहुत ही स्ट्रिक्टली शरिया लॉज इंप्लीमेंट किए, विमेन एजुकेशन को खत्म किया, मीडिया पे बैन लगा दिया, मिलिटेंट्स को भी शेल्टर देना स्टार्ट किया इन्होंने, और एक इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बनाया इन्होंने। उस टाइम पे ये 90% ऑफ अफगानिस्तान पे रूल कर रहे थे दोस्तों। लेकिन साल 2001 में सब कुछ बदल गया। साल 2001 में 9/11 होता है, अमेरिका के ट्विन टावर्स पे अटैक होता है, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान ने शेल्टर दिया था मिलिटेंट्स को और स्पेशली ओसामा बिन लादेन को, अलकायदा को शेल्टर दिया था अफगानिस्तान ने, इसलिए यूएस ने इन्वेजन कर दिया अफगानिस्तान पे। और कुछ ही हफ्तों में तालिबान की हुकूमत गिर गई। उनके लीडर्स भागकर छुप गए पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में, फाटा में, क्वेटा में, पेशावर में। और फिर 2002 से 2020 तक 18 सालों तक तालिबान एक इंसर्जेंट ग्रुप के रूप में लड़ाई लड़ता रहा, नाटो और अफगान फोर्सेस के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर चलाता रहा। पाकिस्तान पर बार बार ये आरोप लगे कि उसने तालिबान को सेफ हेवन और सपोर्ट दिया, जबकि अमेरिका अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा। तो ये एक किस्म का डुअल गेम था, जहां पाकिस्तान पब्लिकली तो यूएस का अलाई था, लेकिन ग्राउंड पे तालिबान के कुछ फैक्शंस को टॉलरेट करता रहा। दोस्तों 2020 में होता है दोहा एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड तालिबान, और एक पीस डील होती है जिसके तहत अमेरिका ने अपनी फोर्सेस वापस बुलाने का फैसला किया। और फिर 2021 में जब यूएस ने विड्रॉल स्टार्ट किया, तालिबान ने सिर्फ कुछ ही हफ्तों में पूरा अफगानिस्तान जीत लिया। 15 अगस्त 2021 को काबुल को कब्जे में ले लिया और दोबारा से इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को रिवाइव किया।
दोस्तों उन्होंने वादा तो किया था कि कुछ मॉडरेशन रखेंगे, लेकिन रियलिटी में फिर से विमेन राइट्स और मीडिया फ्रीडम को दबा दिया गया और आज 2025 में तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल करता है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी हैं। दोस्तों एक इस्लामिक स्टेट जो अपने आप को खुरासन प्रोविंस से रिलेट करता है, आईसिस, उसके अटैक्स तालिबान पे जारी हैं। वो तालिबान को एक एडवर्सरी कंसिडर करता है, इकोनॉमिक आइसोलेशन भी झेल रहा है, पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर टेंशन तो चल ही रहे हैं और टीटीपी जैसे ग्रुप भी पनप रहे हैं। तो अगर समराइज करें तो फ्रॉम द एसेस ऑफ अफगान जिहाद टू द रूलर्स ऑफ काबुल, तालिबान की कहानी एक आइडियोलॉजी, पावर और सर्वाइवल की कहानी है। दोस्तों ये पिक्चर एक बहुत ही वाइडली सर्कुलेटेड पिक्चर है। 2021 में जब काबुल पे कब्जा किया तालिबान ने, ये तब की पिक्चर है। जो रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं जो तालिबान के साथ कुछ अफिलिएशन में है और कुछ उसके अगेंस्ट में है। लेकिन अफगानिस्तान में और इस कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन में कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से कुछ को हम देखते हैं। एक तो है हक्कानी नेटवर्क। इसका एक लीडर जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी है। अलकायदा भी ऑपरेट कर रहा है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट या फिर ईटीआईएम या फिर तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी और टीटीपी तो है ही, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, साथ में एक आईसिस के करके इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस, ये भी ऑपरेट कर रहा है। तो दोस्तों ये जो चार ऊपर के जो मिलिटेंट फैक्शंस हैं ये तो तालिबान के साथ अफिलिएशन में है, लेकिन ये जो फिफ्थ है ये तालिबान का स्टॉन्च एडवर्सरी है, जो कि तालिबान के ऊपर लगातार हमले करता रहता है। अफगानिस्तान के अंदर जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है अंडर तालिबान रूल वो बहुत डिफरेंट है। दोस्तों 2021 में तालिबान के पावर में वापस आने के बाद अफगानिस्तान एक बार फिर से मिलिटेंट ग्रुप्स का सेफ हेवन बनता जा रहा है। आज तालिबान के रूल के नीचे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे हक्कानी नेटवर्क तो हमने देखा, अलकायदा या फिर टीटीपी या फिर आईसिस के। और ये सारे ग्रुप्स ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, ये सारे ग्रुप्स एक दूसरे से लिंक्ड है और तालिबान की प्रोटेक्शन में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ में काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि तालिबान इन ग्रुप्स को एक स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में यूज करता है, कभी अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस में तो कभी चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इन मिलिटेंट ग्रुप्स को यूज करता है तालिबान। दोस्तों दोहा अकॉर्ड के बाद, यूएस के विड्रॉल के तुरंत बाद चाइना ने तालिबान के साथ सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट दिखाई, लेकिन ग्राउंड पर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के चैलेंजेस अभी भी बहुत बड़े हैं। 2021 के बाद से कोई मेजर इंटरनेशनल टेरर अटैक अफगानिस्तान बेस्ड ग्रुप से डायरेक्टली लिंक नहीं हुआ है, लेकिन एनालिस्ट कहते हैं कि तालिबान के रूप में ये ऑर्गेनाइजेशंस फिर से एक्टिव हो रही हैं और अफगानिस्तान दोबारा से टेरर एक्टिविटी का हॉटस्पॉट बन सकता है। दोस्तों साथ ही तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेसी क्राइसिस से भी जूझ रही है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन्हें मिल नहीं रही है। इकोनॉमी और एक्सट्रीमिस्ट कंट्रोल जैसे मुद्दों पर अभी भी बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। दुनिया में रशिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसने ऑफिशियली इनको रिकॉग्निशन ग्रांट करी है कि तालिबान ही अफगानिस्तान के असली रूलर्स हैं, लेकिन दुनिया में और कोई भी कंट्री इनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन प्रोवाइड नहीं करती है। जो आईसिस के है ये खोरासन करके एक रीजन है जो अफगानिस्तान और कुछ उज्बेकिस्तान, कुछ ईरान के पार्ट में, कुछ तुर्कमेनिस्तान में, तो कुछ यहाँ के जो लोग हैं जो अपने आप को खोरासन रीजन से अपने आप को रिलेट करते हैं, आईसिस के जो है इसी रीजन से खुद को रिलेट करता है। अब कमिंग टू प्रेजेंट डे इवेंट्स, 2025 में अभी जो इस मंथ में जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था फाइनली सीज फायर हो गया, लेकिन वो सीज फायर के पीछे कतर और टर्की इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था। दोहा कतर में 19 अक्टूबर को एक इमीडिएट सीज फायर डील जो है साइन हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पाकिस्तान का जो प्राइमरी कंसर्न है वो अभी भी टीटीपी ही है। तो इस सीज फायर को अभी देखना पड़ेगा कि ये सीज फायर क्या एक शॉर्ट टर्म फिक्स है या फिर लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, और अगर चलने वाला है तो कब तक लास्ट करेगा, क्योंकि अगर टीटीपी के अटैक्स बंद नहीं होते हैं तो देन दिस सीज फायर हैज नो वैल्यू। इसके बाद बात कर लेते हैं इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है जहां इंडिया ने एक प्रैग्मेटिक और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अभी अपनाया है। दोस्तों पहले 2021 के बाद तालिबान सरकार से कोई ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नहीं रखा था इंडिया ने, लेकिन अब 2025 में सिचुएशन बदल चुकी है। इंडिया ने अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी को इसी अक्टूबर मंथ में इनवाइट करके क्लियर मैसेज दिया कि अब इंडिया एक कॉशियस डिप्लोमेटिक रीसेट कर रहा है। दोस्तों पहले एक टेक्निकल मिशन के रूप में इंडियन डिप्लोमेट्स काबुल गए थे जो अपग्रेड हो चुके हैं, मतलब इंडिया ने अपने एम्बेसी को दोबारा से फंक्शनल बना दिया है और इसको फुल एम्बेसी ऑफ इंडिया इन काबुल का स्टेटस दे दिया है। ये भी एक बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है। लेकिन साथ साथ में इंडिया ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल कोऑपरेशन तो कर रहा है अफगानिस्तान के साथ में, लेकिन फुल रिकॉग्निशन तालिबान रेजिम को अभी भी नहीं प्रोवाइड किया इंडिया ने। दोस्तों इंडिया के साथ में डिप्लोमेटिक और भी चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान और चाइना के इन्फ्लुएंस को अफगानिस्तान में काउंटर बैलेंस भी करना है, साथ में ये भी इंश्योर करना है कि एंटी इंडिया जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान में सेफ हेवन ना पा जाए, तो इसको भी इंश्योर करना है। तो इंडिया एक बैलेंस्ड डिप्लोमेसी लेकर के चल रहा है और साथ में अपनी रीजनल सिक्योरिटी को भी इंपॉर्टेंट मान करके अफगानिस्तान के साथ में रिलेशन बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों एक इंडिया टुडे का रिपोर्ट मई 2025 का है, उसमें एक इंपॉर्टेंट बैक चैनल कम्युनिकेशन हुआ था इंडिया और अफगानिस्तान के एक्सटर्नल मिनिस्टर के बीच में, जबकि साइमल्टेनियसली उस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था। तो ये टाइमिंग एक सिंबॉलिक सिग्नल था कि इंडिया अपनी रीजनल डिप्लोमेसी को अपने सिक्योरिटी एक्शंस के साथ में सिंक्रोनाइज कर रहा है
ओवरऑल देखा जाए तो ये इंडिया का एक बोल्ड डिप्लोमेसी कैलिब्रेटेड विद कॉशन है, जहाँ पे इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को और प्रैक्टिकल रियलिज्म को दोनों को साथ में लेकर के चल रहा है। दोस्तों कुछ इंडिया और अफगान रिलेशंस के कुछ अदर डायमेंशंस भी देखते हैं। दोस्तों ईरान में इंडिया एक पोर्ट डेवलप कर रहा है, उसको बोलते हैं चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट की लोकेशन है ईरान के जो एक सदर्न ईस्टर्न पार्ट पे चाबहार पोर्ट है। दोस्तों अफगानिस्तान की अगर हम लोकेशन देखें तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, जिसका सी तक कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, और इंडिया अफगानिस्तान के बीच में है पाकिस्तान, जो इंडिया को अपने जरिए ट्रेड रूट देने से मना करता है। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया कैसे पहुंचता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक, तो उसका जवाब है चाबहार पोर्ट। दोस्तों चाबहार रूट के जरिए ही इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान तक पहुंचा सकता है और अपना ट्रेड भी अफगानिस्तान तक पहुंचा सकता है, इसलिए चाबहार पोर्ट को होल हार्टेडली परस्यू किया इंडिया ने। दोस्तों इंडिया ने अफगानिस्तान में जारंग और दिलाराम हाईवे डेवलप किया है, जो चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान के रिंग रोड से कनेक्ट करता है। ये हाईवे अफगानिस्तान के अंदर ट्रेड मूवमेंट को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है, और एक तरीके से ये हाईवे इंडिया के ट्रेड डीम्स को रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। तो अफगानिस्तान को इंडिया एक ब्रिज के रूप में देखता है, जो बेसिकली साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच में एक नेचुरल लिंक है। चाबहार के जरिए इंडिया अपने ट्रेड को तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड इवन रशिया तक पहुंचाना चाहता है। ये इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन है कि कनेक्टिविटी के जरिए रीजनल इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। दूसरा, चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका भी एक्सटेंशन है। एक मेगा रूट जो इंडिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड इवन रशिया को कनेक्ट करता है। इससे इंडिया को ऑयल, गैस एंड ट्रेड मार्केट्स तक डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, और पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी भी खत्म होती है। हालांकि चाबहार पोर्ट को यूएस के सैंक्शंस पर, और यूएस ने सैंक्शंस भी लगाए थे, और रीजनल इंस्टेबिलिटी की वजह से चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में कुछ डिले हुआ था, लेकिन इंडिया ने कभी अपना फोकस लूज नहीं किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के पावर में आने के बाद भी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड और टेक्निकल एंगेजमेंट के जरिए अपनी प्रेजेंस मेंटेन रखी है, क्योंकि इंडिया जानता है कि अफगानिस्तान के बिना सेंट्रल एशिया का डोर ओपन नहीं होता। तो दोस्तों चाबहार पोर्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, इसके जरिए इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करता है और अफगानिस्तान में अपनी गुडविल स्ट्रेंथन भी करता है। तो दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये मसला सिर्फ बॉर्डर का नहीं है, बल्कि पावर और पॉलिटिक्स का खेल है। तालिबान का आना, गिरना, फिर उठना, ये दिखाता है कि जियो पॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त तो कोई नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। तो इंडिया के लिए ये एक डेलिकेट बैलेंस का टाइम है, जहाँ सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी दोनों को साथ संभालना पड़ रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड जुड़े रहिए प्रेप यात्रा विद केडी के साथ में।